जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चलती होगी। तो दोस्तों जो आज का हम पहला वीडियो एनवायरनमेंट से लिया है, और एनवायरनमेंट जो कि ज्योग्राफी का भी पार्ट है और बायोलॉजी का भी पार्ट है। तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, बायोलॉजी को देखते हुए आज की जो परीक्षाएँ हैं उस सारे सवाल यहाँ से बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इस एनवायरनमेंट जो कि ज्योग्राफी और जो बायो है उसको देखते हुए बनाए जाते हैं, प्रश्न उसका रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो कक्षा है वो यूपी टेट, सी टेट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, और हम कॉन्सेप्ट वाइज एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे। आपके यूपी टेट और सी टेट की कंप्लीट यहाँ से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। ठीक है, यदि हम इकोसिस्टम को पढ़ेंगे तो साथ साथ में हमें इकोलॉजी को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इकोलॉजी को पढ़ेंगे तो साथ साथ हमें इकोसिस्टम को भी पढ़ना पड़ेगा। किसी एक को अगर पढ़ेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बेसिकली ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो एनवायरनमेंट एवं पारिस्थितिकी, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक लार्ज चैप्टर है। तो इसमें केवल हम यही पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा। ठीक है, फिर इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, पहले परिस्थितिकी पढ़ेंगे कि परिस्थितिकी होती क्या है, उसको कैसे आई, ठीक है, उसको किसने दिया, किसने नाम दिया। उसके बाद में इकोसिस्टम पे आ जाएंगे। इकोसिस्टम पे हम पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं, ठीक है, और इसके जो नियम हैं पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक जो कि परीक्षाओं में सवाल पूछे हैं यहाँ से इससे बाहर नहीं जाएगा, आने वाली परीक्षाओं में भी इससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के प्रकार, किस तरीके से, कितने प्रकार हैं इकोसिस्टम के, जलीय और स्थलीय दो प्रकार हैं, उसके अंदर भी जो कि उसके और सारे प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो भारत में चीज़ें किस तरीके से एनवायरनमेंट की चल रही हैं, यानी कि इकोसिस्टम से जुड़ी हुई। ठीक है, इस तरीके से हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम के जो पार्ट है, हमारा पहला ही पार्ट है, उसको हम कंप्लीट 4-5 वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आज का पहला वीडियो, और शांतिपूर्वक आप इसको पूर्ण रूप से देखिए, पूरा देखिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इकोलॉजी क्या है। ठीक है दोस्तों, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों और उसके आसपास के भौतिक पर्यावरण, ठीक है, भौतिक पर्यावरण का मतलब है कि यदि मान लिया जाए कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई एक जीव रहता है, तो उस जीव का उसके आसपास, अपने आसपास के जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको हम बोलते हैं भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जीव और उसके अपने भौतिक पर्यावरण से जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? इकोलॉजी में। जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्लस उसके अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण। ठीक है, ध्यान रखना, भौतिक जरूर लगाना है, पर्यावरण के साथ में जो अंतर संबंध होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अंतर संबंध। उनका हम अध्ययन जिस चीज में करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, यदि मैं अगर दूसरे तरीके से समझूं तो यहां पर देखिए, मान लिया जाए कि यहां पर कोई जीव है। ठीक है, जीव का मतलब जैविक हो गया। ठीक है, तो जो जीव है उसका अपने चारों ओर के भौतिक पर्यावरण से, पर्यावरण का मतलब है उसमें वायु भी शामिल होगी, जल भी शामिल होगा,
मृदा भी शामिल होगी और प्रकाश भी शामिल होगा। प्रकाश तो इसमें मेन रोल निभा लेता है। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई जीव है। अब जीव के चारों ओर जो भी पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण है, इसमें जैविक और अजैविक यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के घटक आ जाएंगे। तो उसके जो संबंध हैं इनसे, यानी कि जीव से इन सबके संबंध हैं कि किस तरीके से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आपस में क्रियाएं कर रहे हैं, आपस में प्रक्रम कर रहे हैं और आपस में जो पदार्थों और ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि इनकी जीविका चल रही है। ठीक है, तो इनके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। बात पल्ले पड़ी। ठीक है, कि पारिस्थितिकी क्या होती है। और ठीक है, अब इकोलॉजी बहुत बाद में शब्द आता है, इससे पहले ही एक शब्द आता है ओकोलॉजी। ठीक है, जिसको देते हैं कौन? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, कब देते हैं? 1869 ईस्वी में। ठीक है, इनके द्वारा इकोलॉजी को इकोलॉजी ना बोल के इसको ओकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है ओएकोस और लोगोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है निवास स्थान। ठीक है, निवास स्थान या फिर निवास स्थल। और इसका अर्थ होता है टू स्टडी ऑफ मतलब अध्ययन। ठीक है, इसका हैबिटाट या फिर ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, तो अब आपके खुद समझ में आ गया होगा कि ओकस का मतलब है निवास स्थल या फिर हैबिटाट, निवास स्थल। ठीक है, या फिर ड्वेलिंग प्लेस। और लोगोस का अर्थ है टू स्टडी ऑफ, यानी कि अध्ययन करना। तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इनका शाब्दिक अर्थ हो जाता है कि किसी जीव के स्थल यानी कि निवास स्थान का अध्ययन करना, उसके पर्यावरण से उसके निवास स्थान का अध्ययन करना ही क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वर्तमान, पहले तो ये था ओकोलॉजी। ठीक है, अब बाद में इसको ओकोलॉजी की जगह इकोलॉजी प्रयोग में, जो नाम है वो प्रयोग में करने लगे। ठीक है, वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में कि पारिस्थितिकी जो है उसका बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया कर दी गई, जिसमें किया क्या कि जीवों के साथ साथ जीवों में पौधे भी हैं। पौधों, यहाँ पर वाह लिख लो, वाह। पौधों तथा, ये दोनों एक ही जगह, पौधों तथा उनके पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन ही नहीं किया जाता। संबंधों का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि अध्ययन ही नहीं, यहाँ पर कट का निशान लगा देता हूँ, अध्ययन ही नहीं किया जाता बल्कि इसके साथ साथ मानव का समाज, मानव और उसके समाज तथा उसके परिवेश का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था कि जीवों का अध्ययन किया जाता था, जीवों प्लस उसके वातावरण के साथ में उसके जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता था इकोलॉजी में। लेकिन वर्तमान समय में क्या किया, इसका जो रूप है उसको व्यापक कर दिया गया, उसको गहरा कर दिया गया। और हुआ क्या कि अब जो है इसके साथ साथ
पहले जो अवधारणा चल रही थी, पहले संकल्पना चल रही थी, उसके साथ साथ मानव और उसके समाज तथा उसके परिवेश, जो आपसी वातावरण है, भौतिक वातावरण है, उसका भी अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, इतनी बात इकोलॉजी में आ जाती है। अब बात आती है कि इकोलॉजी हमने समझ ली, तो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम दोस्तों की जो इकोलॉजी है उसका छोटा सा पार्ट होता है, और इसमें किसी पर्टिकुलर मतलब इनके जो संबंध हैं उसको दर्शाया जाता है। यानी कि बोला जाए तो जीवों और उसके अपने भौतिक वातावरण या फिर पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, जो जाल बन रहा है संबंध का, उसको ही इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसका जो शब्द का प्रयोग किया था इकोसिस्टम, सबसे पहले एजी टॉन्सले ने, ठीक है, ये लिखूं तो एजी टॉन्सले 1935 में क्या दिया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पारितंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो एजी टॉन्सले आपका आएगा। ठीक है, यदि अब समझ में आता है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया और इकोलॉजी सिस्टम किसने दिया, तो यहाँ पर एक सही तरीका मैं बताता हूँ याद करने का। ठीक है, इकोलॉजी शब्द और इकोसिस्टम शब्द, बड़े धीरे धीरे क्लास चलेगी हमारी, ठीक है, आराम से सुनते रहना। इकोलॉजी जो शब्द है वो छोटा है इकोसिस्टम से, ध्यान रखना। तो इसका जो वैज्ञानिक का नाम है वो भी छोटा है। ठीक है, अर्नेस्ट हैक्कल, और इसकी सन है वो भी पहले है। ठीक, और इसका इकोसिस्टम यानी कि इससे बड़ा हो रहा है, तो ये भी बड़ा है, यानी कि एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले, ठीक है, 1935 1935। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि इकोलॉजी शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल 1869 ईस्वी में। ठीक है, और इकोसिस्टम जो है वो एजी टॉन्सले द्वारा 1935 में। बहुत आता है, बहुत सारे एग्जामों में बेसिकली ये उठा लिया जाता है। ठीक है, अब इकोसिस्टम के बारे में हम थोड़ा और चर्चा करते हैं गहराई से। इकोसिस्टम जो है उसमें जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक पाए जाते हैं, और इनके बीच में एक ऐसी जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, कैसे में जैविक व अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक पाए जाते हैं, और दोनों के बीच में क्या होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया। ठीक, और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम है, ये पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। यदि मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि प्राकृतिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो ऐसी प्रक्रिया जो किसी बाहरी हस्तक्षेप के ना पैदा हुई हो, पूर्णतः ये प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति के अनुसार चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इसमें जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक रहते हैं, और ये एक जटिल प्रक्रिया है, ध्यान रखना है। कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इतनी बात आ जाती है इकोसिस्टम में। ठीक, तो हमने इकोलॉजी से पढ़ लिया, इकोसिस्टम पढ़ लिया, उनकी परिभाषा देख ली। ठीक है, अब उसकी आते हैं कि विशेषता। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इनकी जो विशेषताएं हैं उसमें क्या क्या शामिल है, जैविक और अजैविक घटक किस तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। चलिए यही बात कर लेते हैं। अब मैंने जैविक और अजैविक घटकों की बात कर ली, तो यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा किस तरीके से ये चेन सिस्टम चल रहा है, इकोसिस्टम। ठीक है, और इसकी अपने आप से थोड़ी परिभाषा भी बनती चली जाएगी। ठीक है, यह एक ऐसा तंत्र है, यानी कि जो पारितंत्र की बात कर रहा हूं, ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत
के अंतर्गत ऐसे ऐसे जीव वास करते हैं, यानी कि निर्दिष्ट क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, निर्दिष्ट क्षेत्र निवास करते हैं, जीव का निवास काट दो, वास करते हैं, वास करते हैं, वास करते हैं। और जो इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत जो जीव रहते हैं एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और आपसी सहयोग से रहते हैं, आपसी सहयोग से रहते हैं। ठीक है, आपसी ठीक है, आपसी सहयोग से रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अपना जैविक घटक हैं, जो जैविक घटक हैं, जैविक घटक घटक वो अजैविक घटक के साथ में, अजैविक घटकों के साथ में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं किस तरीके से, बेसिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, करते हैं। ठीक, ये बात हो जाती है इकोसिस्टम में। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं कि ये किस तरीके से आदान प्रदान करते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, और ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहेगी, आज भी चलती है और अतीत में चलती आई है और वर्तमान में चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे मान लिया जाए मैंने बना दिया एक इकोसिस्टम, क्या है ये, इकोसिस्टम है। ठीक है, में कंडीशन कौन कौन सी है, घटक कौन कौन से हैं, जैविक जो कि जिंदा हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि जिंदा हैं, और अजैविक जो कि जीवित नहीं माना है। ठीक है, हालांकि क्रियाएं इनमें भी हैं, इनमें भी है, दोनों में भी हैं। ठीक है, अब जैविक घटकों के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें भी तीन है। ठीक है, उत्पादक है, उत्पादक है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे। उसके बाद में भोगता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं अपघटक भी है इसमें, अपघटक, अपघटक भी है। ठीक है, अब उत्पादक में कौन कौन से शामिल हैं, जब हमने जैविक घटकों की बात कर ली तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन तरीके के जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक की मैं बात कर लूं तो यहाँ पर है भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, 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 ध्यान रखना। जैविक, अजैविक, जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, अजैविक में भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें उत्पादक कौन होते हैं, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, जो जीव और उसके पर्यावरण से संबंधित जो एक जाल है, एक पर्टिकुलर जाल है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें दो ही प्रकार के अपघटक पाए जाते हैं, एक तो जैविक होते हैं और दूसरे अजैविक होते हैं। जैविक में क्या होते हैं, जो कि चलते फिरते होते हैं। ठीक है, मतलब जीवित का मतलब है चलते फिरते, हालांकि वो भी जीवित ही हैं, हवा वायु जीवित ही है। ठीक है, तो लेकिन उनको माना नहीं गया है, उसका एक नाम दे दिया गया है अजैविक। ठीक है, अब उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक में आ जाते हैं पौधे, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं पादप जगत, पादप जगत। ठीक है, पादप जगत,
ये स्वयं पोषी होते हैं, ठीक है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं और ये अपना भोजन जो है वो खुद ही बनाते हैं, चाहे वो सूर्य के प्रकाश से खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो प्राथमिक, एक तो द्वितीयक और तीसरे तृतीयक, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता का मतलब है जो कि उत्पादक पर निर्भर हो, ठीक है। उत्पादक पर निर्भर होने वाले ऐसे घटक उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं जो कि घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लूँ कि हिरन और खरगोश को मान लूँ, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है कि जो कि खरगोश को हिरन और खरगोश जैसी चीज़ों को खा लेते हैं, ठीक है। और तृतीयक उपभोक्ता में ऐसे घटकों को मैं मानता हूँ कि जहाँ पर इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा सेवन कर लेता है, यानी कि शेर और बाघ, ये बहुत उच्च मांसाहारी जगत के जो प्राणी हैं वो तृतीय उपभोक्ता में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। और अपघटक वो होते हैं कि जब उपभोक्ता भी खत्म हो जाता है, यानी कि मर जाता है, तो इनके मृत शरीर को जो दोबारा से उत्पादक में पहुंचाना, यानी कि मिट्टी में मिलाना, इनका काम होता है अपघटक। जैसे कि इनमें आ जाते हैं हमारे कवक, शैवाल, ये इस तरीके के जो हमारे जमीन के अंदर कीड़े वो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गई बात जैविक अपघटक की। अब आते हैं अजैविक अपघटक। अजैविक अपघटक में भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक आते हैं दोस्तों, ठीक है। भौतिक का मतलब क्या समझा है। भौतिक का मतलब होता है जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जैसे कि वायु, मृदा, ताप, जल, इस तरीके की, ठीक है। अकार्बनिक की बात कर लेते हैं हम। अकार्बनिक की मैं कार्बनिक और अकार्बनिक की बात कर लूँ तो दोस्तों जो कार्बनिक हैं, कार्बनिक में जैसे आ जाती है हमारी प्रोटीन, वसा, ठीक है, प्रोटीन, वसा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। और अकार्बनिक में हमारी चीज़ें जैसे कि मृदा हो गई, ठीक है, मृदा हो गई, और इसमें भी जल आ जाता है, ठीक है। तो आगे लिख लेते हैं इसको। तो आगे लिखेंगे, ठीक है। मिट्टी हो गई, गैस हो गई, और वायुमंडलीय चीजें हो गई, जैसे कि वायुमंडलीय गैस हो गई, मिट्टी तो हमने लिख ही लिया था। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो आ जाती हैं किसमें, अकार्बनिक में, ठीक है। अकार्बनिक में, और कार्बनिक में क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी इसी में शामिल हो जाएगी। और भौतिक में क्या है, वायु, जल, मृदा, ताप, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। तो इन सब चीजों की एक श्रृंखला बनती है, एक सिस्टम बनता है जो कि हमारे किससे संबंधित होता है, जीव से, ठीक है, जीव से संबंधित होता है। ये आपका हो गया जैविक, ये हो गया अजैविक। ये दोनों का ही संबंध क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। ये क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं, और ये होते हैं मृतपोषी। अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन से अपघटक मृतपोषी होते हैं, तो आपके कवक, शैवाल ये उदाहरण में दे रखे होंगे, ठीक है। और परपोषी कौन से होते हैं, तो उपभोक्ता ही तीनों प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। और हमारे जो ये स्वयंपोषी होते हैं, स्वपोषी या फिर स्वयंपोषी, ठीक है, जो कि खाना अपना खुद बनाते हैं
और ये सभी चीजें कहाँ किसके चलती हैं, किसके, प्रकाश के उपस्थिति में। ठीक है, ध्यान रखना, प्रकाश की उपस्थिति में ये सब चीजें, जो खाना वाना बनाना, ये सब उसी में चलती हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हमारा। अब ये चीजें हमने समझ ली कि जैविक घटक, अजैविक घटक, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक और उपभोक्ता, ये सब हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसके जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। इसकी विशेषताएं, विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। विशेषताओं में टांसले साहब ने बोला था, से पहले बोला था कि यह एक खुला तंत्र है। क्या बोला था? यह एक खुला तंत्र है जिसमें इसमें पदार्थों का, ऊर्जा का तो आदान प्रदान है, आदान प्रदान होता है। और दूसरी विशेषता क्या है? ये पूर्णतः ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, इस पर किसी बाहरी चीज का दबाव नहीं है, किसी भी बाहरी चीज का में कुछ नहीं है कि बाहरी चीज को हम बोलें कि इसका दबाव पड़ रहा है और इसमें ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, और इसके बाद में आ जाता है कि पारतंत्र क्या है, हमारी पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया है। और इसमें क्या चल रहा है? इसमें चल रहा है क्या होगा इसमें, इसके बाद में आ जाता है कि इसमें जो घटक हैं वो दो होते हैं। ठीक है, घटक दो, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं, ये भी एक विशेषता में आ जाते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक। ठीक है, अब आते हैं इसके पारिस्थितिक नियम पर। ठीक है, पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके नियम पर। ठीक है, नियम, बहुत सारे नियम हैं। इसी नियम में बोला गया है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी अध्ययन का जो आधारभूत इकाई है, में जैविक और अजैविक घटक दोनों ही प्रकार के रहते हैं। आगे बोला गया है कि जो समस्त जीव मंडल है उसकी जटिल प्रक्रिया है, तो लिखते चलते हैं। सबसे बोला गया है कि यह पारिस्थितिकी जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, जिसमें क्या है, जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के संगठक होते हैं, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं, संगठक होते हैं। ठीक है, दूसरे में कहा गया है कि जो पारितंत्र, समस्त जीव मंडल है वो एक जटिल पारितंत्र है, जटिल पारितंत्र है। ठीक है, इसके साथ साथ में आगे बोलता है कि इसका एक और नियम है, पारितंत्र का एक और नियम है, एक रूपतावाद। ठीक है, एक रूपतावाद से मतलब क्या है कि जो हमारा पारितंत्र का सिस्टम था, यानी कि जैविक और भौतिक प्रक्रम थे इसके, वो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक रूपता का नियम। ठीक, एक रूपता का नियम से मतलब है जो जैविक व भौतिक प्रक्रम थे, भौतिक प्रक्रम यानी कि प्रक्रियाएं, प्रक्रम एक जैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे।
ये बदल नहीं सकते, एक जैसे रहेंगे हमेशा। ठीक है, पहले भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना होगा, अंतर क्या रहेगा दोस्तों, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि इनके परिमाण, ठीक, आवृत्ति या फिर दर में अंतर हो सकता है। ठीक है, वरना ये जो पारतंत्र का सिस्टम चल रहा है, पारतंत्र के जैविक और भौतिक प्रक्रम चल रहे हैं, वो हमेशा एक जैसे रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है एक और नियम, इसके बाद में आ जाता है एक और नियम, ठीक है, जो कि बोलते हैं एक दिशा का नियम। एक दिशा का नियम, ठीक, एक दिशा का नियम। अब इसको समझते हैं कि एक दिशा का नियम क्या है। ठीक है, एक दिशा का नियम से जो मतलब है वो है कि पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि पारितंत्र है, उसमें जो सौर विकिरण है उससे सौर ऊर्जा आती है। ठीक है, सौर ऊर्जा से जो निवेश होता है, यानी कि सौर ऊर्जा का निवेश होता है पारितंत्र में, उसके निवेश से ही इस पारितंत्र में क्या होता है, कार्यशीलता, कार्यशील होते हैं चीजें, और इसमें क्या होता है कि संचालन होता है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र, सौर विकिरण, सौर विकिरण प्राप्त ऊर्जा के निवेश से, यानी कि निवेश का मतलब है खर्च से। ठीक है, निवेश चालित होता है कौन, पारितंत्र। ठीक है, चालित और कार्यशील होता है। ठीक है, कार्यशील होता है। ठीक, यानी कि जो पारितंत्र है वो सौर विकिरण है, उससे प्राप्त ऊर्जा के निवेश से संचालित होता है और कार्यशील होता है। इसको बोलते हैं कि एक दिशा का नियम। ठीक है, अब ये जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा वो कहाँ पहुंचती है, ये विभिन्न प्रकार के पोषण स्तरों में पहुंचती है, स्तरों में प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है और ये प्राणियों में पहुंचकर, प्राणियों में पहुंचती है। ठीक है, प्राणियों में पहुंचकर जब प्राणी इसको निकालते हैं, तो होता क्या है कि इसका ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो ये शून्य पर पहुंच जाती है। ठीक है, पहुंचकर निष्कासन के समय, ठीक है, निष्कासन के फलस्वरूप लिख सकते हैं हम, फलस्वरूप ये जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, ऊष्मा शून्य में चली जाती है, शून्य में चली जाती है। इससे मतलब क्या हुआ, इससे मतलब यह हुआ कि जो सौर विकिरण है उससे प्राप्त ऊर्जा जब प्राणियों में जाने के बाद में प्राणी जब इसको निष्कासित करेंगे तो इसका कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता, दोबारा से उपयोग में नहीं लाई जा सकती। तो एक दिशा का नियम ये कहता है। ठीक है, उसके बाद में जो ऊर्जा है, ऐसा नियम है कि ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब पहुंचती है तो उसका 10% ही दूसरे पोषण स्तर को मिल पाता है। कैसे, जैसे मैं एक पिरामिड बना दूं, ये मान लिया जाए, एक, अब ये इसमें 3 स्तर मान लीजिए। एक तो ये प्राथमिक स्तर, ठीक है, इसको उपभोक्ता बोल देंगे, सॉरी उपभोक्ता नहीं, उत्पादक बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। दूसरे को उपभोक्ता बोल देंगे,
स्तर में आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरे में हम क्या बोल देंगे, उपभोक्ता यानी कि अपघटक। अपघटक, आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से बोल रहा है कि इसमें प्रत्येक पोषण स्तर, ये पोषण स्तर का हो गया प्राथमिक स्तर यानी कि उत्पादक, द्वितीयक स्तर उपभोक्ता, तृतीयक स्तर अपघटक, ठीक है। अब मान लिया जाए इसमें ऊर्जा मिली सूर्य से, ये सब काम हो रहा है सूर्य से, ठीक है, यानी कि प्रकाश, ठीक। अब इसमें मान लिया जाए इनको मिली, जो उत्पादक हैं प्राथमिक पोषण स्तर, उनको मिली 100% ऊर्जा, ठीक है। 100% का 1/10 यानी कि 10% कितना हुआ, 10%, ठीक है। यानी कि अगर इसको 100 मिल रही है तो इसको केवल 10% मिलेगी, ठीक है, उपभोक्ता को। यानी कि एक स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जब ऊर्जा का मतलब संचरण होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि 10% ही मिल पाएगी। अब इसका भी 10% क्या हो गया, 1%, ठीक है। इस तरीके से ऊर्जा का जो है वो एक दूसरे से चल के आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर यदि ये ऊर्जा का सिस्टम यदि ऐसा बना दिया जाता तो चीजें क्या हो जाती, गड़बड़ हो जाती। कैसे गड़बड़ हो जाती, कैसे गड़बड़ हो जाती, मान लिया जाए यहाँ पर उत्पादक हैं, उत्पादक हैं, और यहाँ पर क्या है, हमारे उपभोक्ता हैं, और यहाँ पर क्या है, संगठक हैं, अपघटक, सॉरी, अपघटक, ठीक है। यदि इनमें जो ऊर्जा है वो 10% दी जाए या फिर 1% दी जाए, अब यहाँ की ऊर्जा तो 10% है, लेकिन यहाँ पर 100% कहाँ से आएगी, जब इनको ही 10% मिल पा रही है तो इनको 100% कहाँ से आएगी। अब जब इनको 100% है तो इसके 100% का 10 गुना, ठीक है, तो इनको किस तरीके से आएगी, 1000%, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ऐसे ना करके प्रकृति में नियम क्या हो गया है कि इसका उल्टा हो गया है, ठीक है। यानी कि पहले अगर स्तर को 100% मिल रही है तो दूसरे स्तर को क्या मिलेगी, 10% ही मिल पाएगी, ठीक है। अब जो इसका शोषण सिस्टम है, ये तो ऊर्जा का सिस्टम था, ऊष्मा या फिर ऊर्जा का सिस्टम था कि ऊर्जा जो है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचेगी तो नहीं होगी। अब इसका जो शोषण स्तर है, ये सब नियम पर चल रहे हैं हम, ठीक है, शोषण स्तर है तो उसका जो होगा इस तरीके से पिरामिड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये उत्पादक हैं, ये उपभोक्ता हैं, और ये हैं अपघटक, अपघटक, ठीक है, अपघटक। अब ये इसमें आई ऊर्जा, ऊर्जा इन्होंने ले ली। जब ये शोषण करेंगे, जब ये श्वसन द्वारा ऊष्मा को निष्कासित करेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा निष्कासित कौन करेंगे, उत्पादक, उससे ज्यादा क्या करेंगे, उपभोक्ता, और सबसे ज्यादा जो श्वसन द्वारा ऊष्मा का निष्कासन होगा, श्वसन द्वारा, वो कौन करेंगे, अपघटक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके नियम हो जाते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, जो सूर्य तप है, अभी हमने सूर्य विकिरण की बात की थी, तो सूर्य तप है वो पूरे पारितंत्र का एक केंद्र बिंदु है, इसके उपस्थिति में सब कुछ होता है, ठीक है। यदि इसके जो सूर्य तप में ह्रास हो जाए तो हमारे जैव विविधता है और पारितंत्र में ह्रास होने लगेगा। यही कारण है कि जो हमारे ये निम्न क्षेत्र हैं, निम्न अक्षांश क्षेत्र से उच्च अक्षांश क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे क्या होगा कि जैव विविधता और पारितंत्र दोनों में ही क्या होती है, कमी आती है, ठीक है। जैव विविधता और पारितंत्र, ठीक है, पारितंत्र दोनों में ही क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। यानी कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हुए, ठीक है।
यदि सूर्य तप ज़्यादा होगा तो जैव विविधता और जो पारितंत्र है उसमें आगे पीछे जो परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कम होगा तो उसी तरीके का परिवर्तन दिखाई देगा और ज़्यादा होगा तो इसी तरीके का परिवर्तन दिखाई देगा, यानी कि दोनों पे अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमारे जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हुए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तप कम रहता है तो होता क्या है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ना के समान पाई जाती है। यहाँ पर 30 डिग्री उत्तर की ओर और 30 डिग्री दक्षिण की ओर, दोनों ही साइड में क्या होता है, इस जो पट्टी बनती है इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल यहीं पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी, आगे की वीडियो आएगी वो हम उसमें पढ़ेंगे कि जो इकोसिस्टम है उसके प्रकार कितने होते हैं। प्रकार 2 हैं, जलीय और स्थलीय। जलीय में कौन कौन से हैं, जलीय में 3 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, एक तो आलवणीय जलीय, दूसरा महासागरीय, ठीक है, और तीसरा उसके अंदर और भी। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा स्थलीय में हो जाएंगे जैसे वन, घास, इस तरीके के जो हमारे इकोसिस्टम हैं वो हो जाएंगे और एक एक करके हम सबको पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय वन रिपोर्ट, उसके बाद में जो मैंग्रोव जो रिपोर्टें हैं, मैंग्रोव के प्रकार हैं, इस तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे और पूरे के पूरे इकोसिस्टम और इकोलॉजी चैप्टर को कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा हमारा जलवायु परिवर्तन या फिर जैव विविधता। या तो हम जैव विविधता को पहले ले लेंगे या फिर जलवायु परिवर्तन को ले लेंगे, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।